तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सबका सी ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अ, हम लोगों ने पहली दो वीडियोस में अपना जो चैप्टर नंबर यूनिट वन का चैप्टर नंबर वन है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उसको कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में अपना जो यूनिट वन का चैप्टर नंबर टू है आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से, जो कि है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के ऊपर, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर अपने आप में ही तीन कॉन्सेप्ट्स में टूटा हुआ है। ओवरऑल इस चैप्टर में चार कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इस चैप्टर के नाम से ही तीन कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही दिख जाते हैं। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और तीसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है। तो सबसे पहले नीड आती है कि हमें इन तीन चीज़ों को ही समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ है, प्रिंसिपल्स क्या चीज़ है और कन्वेंशंस क्या चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? रूल्स हैं। ठीक। अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो दुनिया भर के, यूनिवर्सली मतलब दुनिया भर के अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं। ठीक है। किस कब? वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त दुनिया भर के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इन नियमों का पालन करते हैं, और वो नियम हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में लिस्टेड। दे आर द नॉर्म्स और रूल्स which are followed in accounting of various items of assets, liabilities, expenses, incomes, etc. ठीक है। तो ये नियम कायदे हमारे अलग अलग चीज़ें जो है एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम, इन सब के ऊपर अप्लाई करती है। ठीक है। चलिए, मैंने आपको छह चीज़ें बताई थी फर्स्ट वीडियो में: एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन। इन छयों के ऊपर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, दोनों एक ही बात है, इज़ वैल्यूड एट, दोनों एक ही बात नहीं है, वैसे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन्वेंट्री और स्टॉक में। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन्वेंट्री और स्टॉक में, लेकिन अभी के लिए हम इसको एक ही मान लेते हैं कि इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज़ है। ठीक है। लेकिन आगे हम जाके देखेंगे ये इन्वेंट्री और स्टॉक में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो इसको हम वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। तो इन्वेंट्री या स्टॉक को किस पे वैल्यू किया जाता है? स्टॉक कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम है। ठीक है। तो इन्वेंट्री की किसी भी इन्वेंट्री की मान लो कॉस्ट है 10,000 रुपये, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को मार्केट वैल्यू भी कहते हैं, तो मार्केट वैल्यू मान लो है 12,000 रुपये। तो किस पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम होता है, यानी 10,000 रुपये पे। ठीक है। मान लो इन्वेंट्री की कॉस्ट है 20,000 रुपये और मार्केट वैल्यू यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 15,000 रुपये। तो रूल क्या है? इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम है, तो 15,000 पे वैल्यू करेंगे। ठीक है। ये अलग से भी देखेंगे हम लोग इन्वेंट्री के बारे में, बट अभी क्योंकि एग्जांपल लिया था हमने इस चीज़ के ऊपर, तो इसलिए देख लिया। आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है। तो अकाउंटिंग के जो नियम, कायदे, कानून हैं, उनको ये प्रिंसिपल्स सेटिस्फाई करना आवश्यक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना आवश्यक है। पहला, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। ठीक है। रियल अजम्पशंस के ऊपर ये सब बेस्ड होने चाहिए।
ठीक है। सेकंड, दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। तो ये सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल समझ में आने चाहिए, और एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। ठीक है, विस्तार पूर्वक बताया गया हो इन प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी का मतलब विस्तार पूर्वक बताया गया हो। थर्ड है, दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो जो भी हमारी सोसाइटी में अकाउंटेंट्स हैं, या फिर हमारे देश में, या हमारे दुनिया में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, उन सबको ये प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली हर वक्त फॉलो करना आवश्यक है। चौथा है, दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस। फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहिए इन प्रिंसिपल्स को, ये भी आवश्यक है। और पांचवा है, दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूज़र्स। यूज़र्स को कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाए ये प्रिंसिपल्स। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पा रहे तो वो सब बकवास है। ठीक है, फिर उनको प्रिंसिपल्स कहलाने का कोई हक नहीं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, और वे क्या कहना चाहते हैं। तो जो पहला हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, द बिजनेस इज कंसिडर्ड टू हैव a separate identity apart from its owners. Only the business transactions are recorded in the books of accounts. Personal transactions of the owner are recorded in his personal books of accounts. As per this concept, the business is liable to pay to the owner the capital brought by him. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब हुआ कि जो बिजनेस है और जो उस बिजनेस का ओनर है, वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, और उनको हमें एज एन अकाउंटेंट सेपरेटली ट्रीट करना होगा। ठीक है, एज सेपरेट पर्सन्स। सही बात है, तो इसको यहाँ देखते हैं। मान लो ये बिजनेस है, ठीक है, और ये बिजनेस का ओनर है। ये ओनर भैया है इस बिजनेस के। तो बिजनेस का जो वजूद है, ठीक है, केवल अकाउंट्स के ही पर्सपेक्टिव से नहीं, हमें एज एन अकाउंटेंट, हम ये अकाउंटेंट हैं, तो हम किसके अकाउंटेंट हैं? हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, ना कि इस ओनर के अकाउंटेंट हैं। ठीक है, भले ही पगार, इट्स चेक, जो पगार का चेक होगा हमारी, उस पर साइन यही बंदा करे, लेकिन हम इसके अकाउंटेंट नहीं हैं, हम इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। ठीक है, मान लो इस बंदे का नाम है मुकेश, और ये बिजनेस का नाम है मुकेश एंड सन्स। ठीक है, तो हम मुकेश एंड सन्स के अकाउंटेंट हैं, ना कि मुकेश के। साइन चेक पे मुकेश ही करेगा, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अकाउंटिंग मुकेश एंड सन्स की करेंगे। और ऐसा सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं है, हमारे जो कंपनीज एक्ट है और भी कई लॉज हैं, उन लॉज में भी यही लिखा गया है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग अलग व्यक्ति हैं। बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उससे बिजनेस ओनर को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो भी परचेज या सेल्स, फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहा है, तो मान लो अगर परचेज कर रहा है तो ये बिजनेस का खर्चा है, और सेल्स कर रहा है तो ये बिजनेस की इनकम है, ना कि इस ओनर की। ठीक है, इसी तरह बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा इस मुकेश ने अपने बिजनेस में लगाया है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, खुद ही का पैसा खुद ही के बिजनेस में लगा रहा है। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है।
हमें इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सिर्फ ये देखना है, ये जो इंसान है मुकेश, ये मुकेश एंड सन्स का मालिक है, और मुकेश एंड सन्स के बिजनेस को शुरू करने के लिए इसने एक फंड लगाया है, एक पैसा लगाया है, मान लो 50,000 रुपये। ठीक है, सही बात है। तो ये 50,000 रुपये इसने इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए लगाया है। तो हमें बस मुकेश एंड सन्स के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो मुकेश एंड सन्स ने जो 50,000 रुपये मुकेश से लिए हैं, वो फ्यूचर में लौटाने भी तो पड़ेंगे ना। ये 50,000 रुपये मुकेश एंड सन्स को लौटाने पड़ेंगे मुकेश को। तो इसीलिए क्या होगा, कैपिटल एक लाइबिलिटी मानी जाएगी पूरी अकाउंट्स में। कैपिटल एक लाइबिलिटी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये जो पैसा लिया है हमने ओनर से, वो हमें फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा ना। इसीलिए जो कैपिटल हम लेते हैं वो एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। तो हमें एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या करना है, हमें एज हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, ना कि बिजनेस ओनर की, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, सेकंड कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स डेट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये बात हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, अपना जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को, और उसके बाद उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। ये प्रोसेस आता है बुक कीपिंग के अंदर। तो इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, उनको मनी टर्म्स में मेजर करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट डिफाइंस अकाउंटिंग पीरियड। A small period of time is chosen for measuring performance and looking at the financial position. Generally, 1 year is taken as the standard period for measuring and appraising the financial position, which is called as accounting year. ठीक है, तो periodicity concept जो है वो हमें बताता है अकाउंटिंग पीरियड के बारे में, कि अकाउंट्स का अकाउंटिंग पीरियड कितने वक्त का लेना है हमें। जो भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं वो कितने वक्त तक के लिए बनाने हैं, कितने टाइम फ्रेम के लिए बनाने हैं। तो ये बात कौन बताता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये जो पीरियड लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ये हम लेके चलते हैं 1 साल का। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स में लिया जाता है, 2 तरीके से ये लिया जाता है। तो ये देखिए, अकाउंटिंग पीरियड हम 2 प्रकार से ले सकते हैं। पहला होता है कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग पीरियड होता 1 ही साल का है, पर ये 2 तरीके से लिए जा सकते हैं। ये 1 साल का जो टाइम फ्रेम है ये 2 तरीके से लिया जा सकता है। पहला होता है कैलेंडर ईयर, और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। अब ये कैलेंडर ईयर आप सब जानते हैं। कैलेंडर ईयर यानी कैलेंडर पे जो साल होता है, जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से लो। तो कैलेंडर पे साल किस हिसाब से होता है, कैलेंडर पे साल फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू होता है 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा, है ना, और कब ख़त्म होगा, 31 दिसंबर 2021 पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी 2031 से 31 दिसंबर 2021। और जो फाइनेंशियल ईयर होगा ये शुरू होता है 1 अप्रैल
2021 को फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। ठीक है, चलिए, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 साल का होगा, और ये 1 साल का टाइम फ्रेम हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी 2021 को फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू हो रहा है और ख़त्म कब होगा फिर 31 दिसंबर 2021 को, और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को, तो ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, तो कंपनीज़ एक्ट ने मैंडेटरी कर रखा है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कंपनीज़ हैं इस देश की, ठीक है, तो इंडियन कंपनीज़ एक्ट ने मैंडेटरी कर रखा है इस देश में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको, कि उन्हें फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर इज़ मैंडेटरी टू फॉलो फॉर कंपनीज़। तो जो आप कंपनी की अकाउंटिंग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आप यही देखेंगे कि उसमें जो डेट्स दी होंगी वो एज़ पर फाइनेंशियल ईयर ही दी होंगी हमेशा। ठीक है, जबकि जो बाकी दो टाइप की अकाउंटिंग है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, तो वो ईदर ऑफ द टू अप्लाई कर सकती हैं। वो चाहे तो कैलेंडर ईयर अप्लाई कर ले, चाहे तो फाइनेंशियल ईयर अप्लाई कर लें। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हमें दोनों फॉर्म्स में डेटा गिवन होंगे। ठीक है, वैसे आजकल सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप भी कैलेंडर ईयर को फॉलो करना बंद कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप्स और पार्टनरशिप्स हैं जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। ठीक है, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को बंद करने के बजाय 31 दिसंबर को ही बंद करते हैं। ठीक है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके ऊपर कोई किसी भी एक्ट का रेगुलेशन नहीं है। जैसे कंपनीज़ के पास तो मजबूरी है, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको कंपनीज एक्ट ने कह रखा है कि फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करो। लेकिन पार्टनरशिप्स, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में एक्ट के अंदर करवाना ज़रूरी है नहीं, इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट जो मना है वो फॉलो कर सकती हैं, चाहे कैलेंडर ईयर चाहे फाइनेंशियल ईयर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और सोल ट्रेडरशिप, उसका तो कोई एक्ट ही नहीं बना है, इसलिए वो जो चाहे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ सोल ट्रेडरशिप और कुछ पार्टनरशिप हैं जो अभी भी कैलेंडर ईयर ही फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, from the revenue of an accounting period, such expenses are deducted which are incurred to earn that income. This helps to determine the correct profit or loss for that period. ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इतनी सी बात कहता है कि एक सेकेंड, मैचिंग कॉन्सेप्ट इतनी सी बात कहता है कि आपको साल में जितने का रेवेन्यू हुआ, यानी जितने की साल भर की आपकी कमाई है, ठीक है, उसमें से लेस कर दो वो एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चे जो कि आपको खर्च करने पड़े हैं इस कमाई को अर्जित करने के लिए। ठीक है, इस कमाई को करने के लिए, इस कमाई को अर्न करने के लिए आपको जो भी खर्चे करने पड़े हैं वो इस रेवेन्यू में से माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको नेट रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि आपको जो भी रेवेन्यू हुआ है साल भर में, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपको जो भी खर्चे करने पड़े हैं
वो खर्चे उस रेवेन्यू में से माइनस कर दो। इतनी सिंपल सी बात कहता है आपका रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परचेज कॉस्ट। ठीक है, किसी भी एसेट की वैल्यू उसके परचेज कॉस्ट पे, यानी जिस कॉस्ट के ऊपर उसको ख़रीदा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है उसकी, उसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा उस एसेट को। If a tangible asset is acquired free of cost, then the transaction is recorded at the value of rupees। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपए। To make the record available as per the disclosure principles। तो आपका जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है, आप लोग देखेंगे एसेट्स का मतलब हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि एसेट्स का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स। ठीक है, जब हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि एसेट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स के अंदर एक एसेट्स आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स को क्या किया जाता है, उनकी परचेज वाली वैल्यू, यानी परचेज की हुई जो कॉस्ट है, परचेज करते वक्त जो आपने प्राइस पे किया है उन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, तो उस कॉस्ट के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उस फिक्स्ड एसेट को। और ऐसा कौन कहता है, ऐसा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई फिक्स्ड एसेट, ठीक है, कोई टेंजिबल फिक्स्ड, अच्छा वो फिक्स्ड एसेट भी दो प्रकार की हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जब हम लोग एसेट को गहराई में देखेंगे तब इस बात को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आया है तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, इस बात को हल्का सा। लेकिन जब ये एसेट का कॉन्सेप्ट फिर से आएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में, तब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर किसी जो फिक्स्ड एसेट होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट दो प्रकार की होती है, पहली होती है टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये क्या होते हैं ये हम लोग जब एसेट समझेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड किया है तो हमें कुछ रुपीस के टर्म में वैल्यू रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि हमारा जो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है वो फुलफिल हो जाए। ऐसा हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक बात है, तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देख लिए हैं। बचे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देखेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है वो देखेंगे, और कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक पॉइंट देखना है, और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो अगली वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।